नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष जीवन और कर्मपथ में। फलित ज्योतिष में फलादेश करने की अनेक विधियां हैं, जिसमें से अष्टक वर्ग भी एक है। फलादेश में सूक्ष्मता लाने के लिए अष्टक वर्ग का विशेष स्थान है। महर्षि पराशर जी कहते हैं कि जिस प्रकार विभिन्न भावों में ग्रहों की स्थिति के प्रभाव का आकलन लग्न और चंद्रमा से किया जाता है, उसी प्रकार दूसरे ग्रहों को भी लग्न मानकर आकलन करना चाहिए। इस प्रकार सातों ग्रह और लग्न के समग्र प्रभाव को एक साथ आंका जाए तो ये अष्टक वर्ग कहलाता है। जिस प्रकार ग्रह मानवों पर प्रभाव डालते हैं, उसी प्रकार वे एक दूसरे पर भी प्रभाव डालते हैं। इसी प्रभाव के कारण कोई ग्रह दूसरे ग्रहों का सपोर्ट मिलने से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कभी कभी देखते हैं कि किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की स्थिति उच्च बल की है, किंतु वह साधारण जीवन व्यतीत करता है, और किसी की कुंडली में ग्रहों की स्थिति परम नीच की है, फिर भी वह महान और उच्च कोटि का जीवन व्यतीत करता है। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब अष्टक वर्ग सिद्धांत से मिल सकता है। यदि जन्म कुंडली में कोई ग्रह उच्च या स्वक्षेत्र का होकर केंद्र या त्रिकोण में बलयुक्त ही क्यों न हो, अगर उसकी स्थिति अष्टक वर्ग में बलयुक्त नहीं है तो वह शुभ फल नहीं दे सकता। इसके विपरीत अगर कुंडली में कोई ग्रह नीच शत्रु राशि का होकर बलहीन ही क्यों न हो, किंतु अगर वह अष्टक वर्ग में बलयुक्त है तो वह शुभ प्रभाव देगा। यह विधि ग्रहों का बल जानने की षडबल और पंचवर्गीय बल से काफी अलग है। गोचर का विचार करते समय यदि अष्टक वर्ग का ध्यान न रखा जाए तो फलादेश में त्रुटियां रह सकती हैं। गोचर सिद्धांत और अष्टक वर्ग दोनों को मिलाकर विश्लेषण करने से फलादेश काफी सटीक कहा जा सकता है। अष्टक वर्ग को लग्न कुंडली के साथ साथ वर्ग कुंडली जैसे दशमांश, नवमांश, सप्तमांश और प्रश्न कुंडली तथा वर्ष कुंडली में भी लगाकर देखना चाहिए। प्रत्येक ग्रह हर राशि पर अपना प्रभाव डालता है। इस प्रकार जिस ग्रह को सबसे ज्यादा बिंदु प्राप्त होते हैं वह शुभ फल प्रदान करता है। किसी भी राशि या भाव में 28 से अधिक बिंदु हो तो वह शुभ फल देगा। जितने अधिक बिंदु होंगे उतना ही शुभ फल प्राप्त करेगा। सामान्यतः 25 से 30 के बीच के बिंदु को सामान्य फलदायी माना जाता है। अगर कोई ग्रह लग्न कुंडली में उच्च या स्वक्षेत्री का होकर केंद्र या त्रिकोण में ही क्यों न हो, किंतु यदि अष्टक वर्ग में कम बिंदु मिल रहे हैं तो वह प्रभावहीन होता है। इसके विपरीत यदि कोई ग्रह नीच राशि का होकर 6, 8, 12 भाव में ही क्यों न हो, किंतु यदि उसे अधिक बिंदु मिल रहे हैं तो वह शुभ फल प्रदान करता है। यदि किसी भाव में शुभ बिंदु अधिक हैं किंतु उस भाव में अशुभ ग्रह बैठे हैं तो शुभ फलों में कुछ कमी करेंगे। इसके विपरीत यदि किसी भाव में कम बिंदु हैं किंतु वहां शुभ ग्रह बैठे हैं तो अशुभ फलों में कमी करेंगे। यदि लग्न, नवम, दशम और एकादश भाव में 30 से अधिक बिंदु हैं तो ऐसा जातक समृद्धिपूर्ण जीवन व्यतीत करता है, और यदि 25 से कम बिंदु हैं इन्हीं भावों में तो उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है और उसे कोई ना कोई रोग लगा रहता है। यदि 11वें घर में 10वें घर से ज्यादा बिंदु हों और 11वें घर में 12वें घर से भी ज्यादा बिंदु हों और लग्न में 12वें घर से ज्यादा बिंदु हों तो ऐसा जातक सुख समृद्धि का जीवन व्यतीत करता है। यदि लग्न, नवम, दशम और एकादश भाव में 21 से कम बिंदु हों और त्रिकोण में अशुभ ग्रह बैठे हों तो ऐसे जातक का जीवन संघर्षपूर्ण रहता है और उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं रहती है। यदि कोई अशुभ ग्रह गोचर में ऐसे भाव से गुजरे जिसमें 21 से कम बिंदु हों तो उस भाव की हानि करेगा। यदि एकादश भाव में दशम भाव से अधिक बिंदु हैं तो कम प्रयासों में अधिक सफलता मिलती है। यदि 12वें भाव में दूसरे भाव से अधिक बिंदु हों तो ऐसा जातक विदेश में भाग्य आजमाता है और धन अर्जित करता है। इसके लिए कुंडली में दूसरे योगों को भी देखना जरूरी है। यदि 12वें भाव में एकादश भाव से अधिक बिंदु हैं तो ऐसा जातक आय से अधिक खर्च करता है और कर्ज में डूबा रहता है या फिर विदेशी स्रोतों से धन अर्जित करता है। इसके लिए कुंडली में ग्रह स्थिति को देखना भी जरूरी है। हम लग्न कुंडली को नहीं भूल सकते हैं। अष्टक वर्ग से विश्लेषण करते समय लग्न कुंडली को भी ध्यान में रखना जरूरी है। यदि किसी के
द्वितीय भाव में 12वें भाव से अधिक बिंदु हों तो ऐसा जातक आमोद प्रमोद में पैसे खर्च नहीं करता है। उसकी प्रवृत्ति धन जोड़ने की होती है। यदि किसी भाव में कम बिंदु हैं और उसके अगले भाव में ज़्यादा बिंदु हैं तो ऐसा जातक अचानक से ऊपर उठेगा। इन बिंदुओं के बीच में जितना अधिक अंतर होगा, जातक उतनी ही तीव्र उन्नति का अनुभव करेगा। इसके विपरीत यदि किसी भाव में ज़्यादा बिंदु हैं और उसके अगले भाव में कम बिंदु हैं तो जातक डाउनफॉल भी देखेगा। यदि कम बिंदु और अधिक बिंदु के बीच का अंतर ज़्यादा नहीं है तो जातक सामान्य प्रगति अनुभव करेगा। और यदि कई भावों में इस तरह की स्थिति बन रही हो कि एक भाव में कम बिंदु और उसके अगले भाव में ज़्यादा बिंदु, या एक भाव में ज़्यादा बिंदु और उसके अगले भाव में कम बिंदु और बिंदुओं के बीच का भी अंतर बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे जातक का सारा जीवन उतार चढ़ाव भरा होता है। इसे हम भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की कुंडली से देखते हैं। इनका सर्वाष्टक वर्ग सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इनके दशम भाव में 31 बिंदु हैं जो कि शुभ है, और एकादश भाव में 55 बिंदु हैं जो कि असाधारण है। सभी जानते हैं कि राजीव गांधी की राजनीति में रुचि नहीं थी, किंतु छोटे भाई की असामयिक मृत्यु होने और मां के कहने पर ये राजनीति में आए, और फिर मां की भी हत्या होने के बाद इन्हें राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया। इस प्रकार इन्हें अप्रत्याशित सफलता मिली। इनके 12वें भाव में 23 बिंदु है और इनकी मृत्यु भी इसी तरह अचानक से हुई। दशम भाव में 31 बिंदु और एकादश में 55 बिंदु और द्वादश में फिर कम 23 बिंदु होने की वजह से इनका सारा जीवन उतार चढ़ाव भरा रहा। गुरु इनकी कुंडली में अष्टमेश हैं। इनकी मृत्यु के समय गुरु कर्क राशि में स्थित थे और गुरु के भिन्नाष्टक वर्ग में उसे 1 बिंदु मिला है। इससे पहले गुरु जब मिथुन राशि में थे तो वहां उसे 7 बिंदु मिले थे। इस तरह 7 बिंदु से 1 बिंदु पर आना ये अष्टमेश के तीव्र पतन का कारण था। अष्टम भाव आयु का भी भाव था और मार्केश शनि उस भाव को देख रहे थे। इस तरह से फलादेश करते समय अगर हम लग्न कुंडली के साथ साथ अष्टक वर्ग से भी विश्लेषण करें तो विश्लेषण में सूक्ष्मता आ सकती है। फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।